नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो जीएस विद जीडी में जो हम वीडियो के बारे में आपको बताने जा रहे हैं वो एक ऐसे विषय पर है जिस पर सामान्यतः इतिहास में चर्चा नहीं हुई है। हालांकि जब हम इतिहास की बात करते हैं तो जनरली हम ये सोचते हैं कि इतिहास में हम हड़प्पा काल पढ़ते हैं, मोहनजोदड़ो पढ़ते हैं, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं, हम मौर्य वंश पढ़ते हैं, हम गुप्त वंश पढ़ते हैं, हम राजपूत वंश पढ़ते हैं, दिल्ली सल्तनत पढ़े, हमने मुग़लों को पढ़ा, हमने अंग्रेज़ों को पढ़ा। तो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि मतलब बीच में छूट जाते हैं, जिनके बारे में लोगों को कम जानकारियाँ हैं। और हम ये चाहते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से हम उन विषयों पर भी आपको बताएं जिन विषयों के बारे में अभी तक आपकी जानकारियां बहुत ही कम हैं या लोगों को इस बारे में बहुत ही कम जानकारियां हैं। इतिहास से संबंधित ये विषय है और इतिहास में हमने मौर्यों का शासन, मौर्यों के बारे में पूरा वीडियो पिछले वीडियो में हमने बना करके अपलोड किया है। आज के वीडियो में जो हम चर्चा करेंगे वह मौर्योत्तर काल की चर्चा करेंगे, मतलब मौर्य वंश समाप्त होने के बाद जो शासन चला उस शासन के बारे में हम बात करेंगे आज के वीडियो में। देखिए, मूलतः मौर्योत्तर कालियों के बाद, मौर्योत्तरों के बाद मतलब मौर्यों के बाद इनके जो उत्तराधिकारी थे वो बेसिक रूप से दो वर्ग में विभाजित हैं। एक तो ऐसा वर्ग है जिन्हें हम देशी उत्तराधिकारी कहते हैं और दूसरा ऐसा वर्ग है जिसे हम विदेशी उत्तराधिकारी कहते हैं। अब जैसे ही मौर्य वंश का पतन होता है, मौर्यों के बारे में जब आपको बताया गया था तो हमने ये बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधान सेनापति चाणक्य था, जो कि जाति से ब्राह्मण था। मतलब मौर्य काल में जो सेनापति बनाए जाते थे उनमें ज़्यादातर लोग जो है ब्राह्मण होते थे। अच्छा, ब्राह्मण सेनापति का जिक्र इतिहास में केवल दो बार आया हुआ है, एक बार मौर्यों के संबंध में और दूसरी बार हम शिवाजी के सेंस में देखते हैं जब पेशवाओं का उदय हुआ। पेशवा मूल रूप से ब्राह्मण थे। तो मौर्य काल के बाद, मौर्य वंश के पतन के बाद जो ब्राह्मण सेनापति थे उन ब्राह्मण सेनापतियों ने सत्ता पर कब्जा कर लिया और सत्ता पर कब्जा किया और एक नए राजवंश का उदय हुआ इतिहास में, जिसका जिक्र हम बहुत ही कम पाते हैं, जिसे हम कहते हैं ब्राह्मण साम्राज्य। अब देखिए, ब्राह्मण साम्राज्य के अंतर्गत जो मूल रूप से चर्चा होती है वो होती है शुंग वंश की, आंध्र सातवाहन वंश की, कण्व वंश की, वाकाटक वंश की इत्यादि वंशों की चर्चा होती है। तो जो अब का जो ब्राह्मण राज्य के बारे में चर्चा होगी उसमें हम सबसे पहले चर्चा करते हैं शुंग काल की। शुंग वंश में, हालांकि ये बहुत लंबा काल है, लेकिन चूंकि जानकारी इस बारे में लोगों को बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है तो हम बहुत ही छोटे में आपको बताएंगे ताकि वीडियो बड़ा न होने पाए और आपको जानकारी भी हो जाए। तो शुंग वंश में जो पुष्यमित्र शुंग एक व्यक्ति था, पुष्यमित्र शुंग मौर्य वंश के राज पुरोहित का पुत्र था। जो मौर्य वंश में राज पुरोहित होते थे उन राज पुरोहितों का यह पुत्र था पुष्यमित्र शुंग। और पुष्यमित्र शुंग के बारे में या शुंग वंश के बारे में ये कहा जाता है कि मूल रूप से ये ईरान में जो प्रचलित मित्र हैं, यानी कि ईरान में जिन्हें मित्र कहा जाता था, भारत में जिन्हें सूर्य कहा जाता था, ये सूर्य की पूजा से संबंधित थे। शुंग वंश के लोग ये सूर्य पूजा से संबंधित थे। पिछले वीडियो में हमने सुना या इतिहास में हमने ये पढ़ा है कि अशोक ने जब कलिंग का युद्ध लड़ा, कलिंग के युद्ध के बाद उसका हृदय परिवर्तित हो गया और उस हृदय परिवर्तन के बाद उसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया और वो बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने लगा। अच्छा, एक चीज आप ये समझ लीजिए कि बौद्ध धर्म का उदय सिर्फ इस वजह से हुआ था कि ब्राह्मण धर्म में बहुत सारी बुराइयां थी और उन बुराइयों पर बौद्ध धर्म ने विजय प्राप्त कर ली। उन बुराइयों को समाप्त करने का प्रयास किया बौद्ध धर्म ने।
तो बौद्ध धर्म के जो लोग थे उनका प्रचार प्रसार बढ़ने लगा। अशोक के समय के बाद जब उसके उत्तराधिकारी सत्ता में आए तो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा हो गया। और इस बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के कारण, या हम यूं कहें कि अशोक की धार्मिक नीति के कारण, जो राज पुरोहित थे, जो ब्राह्मण धर्म को मानते थे, वो काफी नाराज रहने लगे। और नाराजगी की वजह ये थी कि जो ब्राह्मण थे उन्होंने अपना जो ब्राह्मण का कर्म था, जो कर्म ब्राह्मण करते थे, उन कार्यों को उन्होंने त्याग दिया। और उस कार्य को ब्राह्मणों ने, जो उनका कार्य था राजपुरोहित का, वो कार्य त्याग करके वो सेना में नौकरी करने लगे। अब सेना में जो नौकरी करने लगे तो प्रधान सेनापति हो गए, सेनापति हो गए। इस तरह से जो ब्राह्मणों का कर्म था वो उन्होंने त्याग दिया और त्याग करके सेना में नौकरी कर लिए। तो शुंग जो ब्राह्मण थे, ये लोग बौद्ध धर्म के बढ़ते हुए प्रभाव से, जो बौद्ध धर्म का प्रभाव धीरे 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 समाज पर पड़ रहा था, उससे बचाव के लिए उन्होंने ब्राह्मणों के पुनरुद्धार के लिए कार्य करना शुरू किया कि ब्राह्मणों का पुनरुद्धार कैसे हो सकता है। तो शुंग वंश के जितने भी शासक हुए, उन सभी शासकों ने ब्राह्मण धर्म को उदय करने का काम शुरू किया। तो शुंग वंश के जो शासक थे उसमें सबसे पहला नाम आता है पुष्यमित्र शुंग का। पुष्यमित्र शुंग को शुंग वंश का संस्थापक माना जाता है। और पुष्यमित्र शुंग के बाद जो शासक हुए वो थे अग्निमित्र। अच्छा, नाम देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, मित्र शब्द जुड़ा हुआ है। मित्र शब्द जो कि ईरान के सूर्य, ईरान में जो सूर्य देवता को कहा जाता था, वो उनसे संबंधित है। तो पुष्यमित्र के बाद अग्निमित्र, अग्निमित्र के बाद सुज्येष्ठ, यानी उसे ज्येष्ठ मित्र कहा जाता था। अग्निमित्र के बाद ज्येष्ठ मित्र शासक बना। ज्येष्ठ मित्र के बाद वसुमित्र शासक बना। वसुमित्र के बाद जो उसे सुमित्र भी कहा जाता है, वसुमित्र के बाद वज्रमित्र शासक बना। और वज्रमित्र के बाद भागवत, और भागवत के बाद देवभूति, यानी कि देवभूति जो है शुंग वंश का अंतिम शासक था। संस्थापक इसका था पुष्यमित्र शुंग। अंतिम मौर्य सम्राट जो थे बृहद्रथ, बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति, जो उस समय सेनापति के पद पर था, पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या कर दी। और 184 ईसा पूर्व में उसने ब्राह्मण धर्म की स्थापना की, शुंग वंश की स्थापना की, और अपनी राजधानी को मगध से हटा करके विदिशा बना लिया। शुंग वंश में ही भागवत धर्म का उदय होता है, और भागवत धर्म का प्रचार प्रसार होता है, और भागवत धर्म का ही विकास होता है। क्योंकि ब्राह्मण धर्म काफी हाशिए पर आ गया था। शुंग काल की जानकारी जो हमें मिलती है कि शुंग काल कहाँ से आया है, वो हमें अयोध्या के अभिलेख से मिलता है। अयोध्या अभिलेख में इस बात की जानकारी है कि विदिशा पर शुंग वंश नाम का कोई शासक हुआ करता था। और अयोध्या अभिलेख को तैयार करने का काम वहाँ के राज्यपाल जो धनदेव थे, धनदेव ने अयोध्या अभिलेख को लिखवाया था। कि अयोध्या अभिलेख जो अयोध्या के बारे में है, उस बारे में धनदेव ने लिखवाया था, जिससे ये पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने अपने जीवन में, अपने पूरे कार्यकाल में 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया था, जिस अश्वमेध यज्ञ को करवाने का कार्य पतंजलि ने करवाया था। पतंजलि का नाम आप जानते होंगे, योग दर्शन है एक, योग दर्शन का संस्थापक पतंजलि को माना जाता है, जिन्होंने योग को एक विज्ञान के रूप में, एक दर्शन के रूप में विकसित किया। तो 2 बार अश्वमेध कराने का कार्य पतंजलि ने किया था। और जो शुंग वंश के बारे में और जो थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है, वह बाणभट्ट की एक पुस्तक है हर्षचरित्र, पतंजलि की पुस्तक है महाभाष्य, और कालिदास की एक पुस्तक है मालविका अग्निमित्रम। यानी कि 3 पुस्तकों से शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलती है। पतंजलि की महाभाष्य, कालिदास की मालविका अग्निमित्रम, और बाणभट्ट के हर्षचरित्र से। बौद्ध साहित्य में पुष्यमित्र शुंग को ये बताया गया कि वो बौद्धों का हत्यारा है, और उसने बौद्ध मठों को और बौद्ध विहारों को बुरी तरीके से नष्ट करवाया था पुष्यमित्र शुंग ने। इवन उसके बारे में ये कहा जाता है कि उसने 84,000 बौद्ध स्तूपों को नष्ट करवा दिया था, जो कि अशोक ने अपने समय में बनवाए थे। 84,000 बौद्ध स्तूप,
जो कि पुष्यमित्र शुंग ने नष्ट करवा दिए। सतना, जो आप जानते हैं मध्य प्रदेश का एक जिला है, सतना में एक भरहुत स्तूप का निर्माण जो है वह पुष्यमित्र शुंग ने कराया था, और इस भरहुत स्तूप की खोज 1873 में कनिंघम ने की थी। इससे पहले भरहुत स्तूप मौजूद था, लेकिन 1873 में कनिंघम ने इसे पहली बार इसकी खोज करी कि सतना में एक भरहुत स्तूप है। पुष्यमित्र शुंग के समय में ही पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी, पतंजलि ने महाभाष्य लिखा और मनु ने मनुस्मृति लिखी। आप देखिए किस तरह से ब्राह्मण धर्म का उदय हो रहा है। मनु की मनुस्मृति, पतंजलि की महाभाष्य और पाणिनि की अष्टाध्यायी, कालिदास की मालविकाग्निमित्रम, तमाम ऐसी पुस्तकें हैं जो ब्राह्मणों ने लिखी उस दौर में, पुष्यमित्र शुंग के दौर में। पुष्यमित्र शुंग की मृत्यु के बाद अग्निमित्र इसका उत्तराधिकारी हुआ, और इस तरीके से ये माना जाता है कि ब्राह्मण धर्म अस्तित्व में आया। हालांकि एक चीज और है कि पुष्यमित्र शुंग के समय में ही यवनों का आक्रमण हुआ था। पुष्यमित्र शुंग के समय में ही यवनों का आक्रमण हुआ था, और इस यवन आक्रमण को पुष्यमित्र शुंग ने उन्हें सिंधु नदी के तट पर पराजित किया था। पुष्यमित्र शुंग बहुत ही पराक्रमी था। और अग्निमित्र के बाद वसुमित्र, इस तरह से कई शासक होते गए। और वसुमित्र के समय में ये माना जाता है कि भागवत धर्म जो है, भागवत धर्म जो हिंदुओं का धर्म है, वह भागवत धर्म का प्रचार प्रसार और बढ़ा। यानी कि ब्राह्मण साहित्य का विकास शुंग काल में सबसे ज्यादा हुआ। और पुष्यमित्र शुंग के समय में ही विदिशा यानी वेशनगर में गरुड़ ध्वज की स्थापना की गई थी। तो शुंग वंश के बारे में चूंकि इतिहास में जानकारी बहुत ही सीमित है, देवभूति इस वंश का अंतिम शासक था शुंग वंश का। उसके मंत्री, जो उसका मंत्री था वसुदेव ने देवभूत की हत्या कर दी, और देवभूत की हत्या करने के बाद उसने एक नए राजवंश की नींव डाली जिसे कण्व वंश कहा जाता है। हालांकि यह कण्व वंश बहुत कम समय तक चला था, जिसका समय 73 ईसा पूर्व से 28 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूत की हत्या उसके सेनापति वसुदेव ने कर दी 75 ईसा पूर्व में, और शासक बन गया और एक नए राजवंश की नींव डाली, कण्व वंश। तो कण्व वंश में जो प्रमुख शासक हुए वो थे वसुदेव कण्व, भूमिपुत्र कण्व, और इस तरीके से सुशर्मन कण्व आखिरी शासक था कण्व वंश का। अंतिम शासक जो इस वंश का था, सुशर्मन की हत्या 30 ईसा पूर्व में सिमुक ने कर दी, और सिमुक जो उसका सेनापति था, सिमुक ने उसकी हत्या करके एक नए राजवंश की नींव डाली जिसे आंध्र सातवाहन वंश कहा गया है। आज के वीडियो में आपको सिर्फ इतनी ही जानकारी दी जा रही है। क्योंकि ये थोड़ा सा बोरिंग है, इसलिए हो सकता है कि आपको सुनने में अच्छा न लगे, लेकिन फिर भी आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार जरूर सुनिए। जहाँ पर दिक्कत हो वहाँ पॉज करिए, थोड़ा सा रिलैक्स करिए, उसके बाद फिर से आप इस वीडियो को सुनिए। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे आंध्र सातवाहन वंश की, जिसे कि चेद वंश भी कहा जाता है।